हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अपने चैप्टर को एंड करेंगे जो कि हम आज ही स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में जो जो टॉपिक कवर किया है वो था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और वन टॉपिक था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, 38 मिनट का वीडियो है, मगर आप उसको देख लेते हो तो आपकी एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगी। तब इस वीडियो को आगे करना कोई बात नहीं, हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट जानेंगे। आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से, अगर आप वो वीडियो नहीं देखो तो आप इसी को देखो। तो चलो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज दिलीप एंड यू वाचिंग माय चैनल धासु आइडिया। तो प्लीज इसको समझ लेना और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जान जाते हैं। जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल बंदा नहीं कर सकता, ये एक टीम वर्क होती है। ग्रुप ऑफ पीपल इसे हैंडल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप, एज वी ऑलरेडी लर्न दैट मैनेजमेंट डज नॉट रेफर टू सिंगल इंडिविजुअल बट इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी टीम वर्क होती है, ये आप इंडिविजुअल बंदा नहीं कर सकता। फिर इन अ कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन are employed and placed at different places, परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज। आप किसी मॉल में जाते हो तो मॉल में हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग रखी गई है। जैसे मान लो अगर ब्रांडेड जा रहे हो लेने सामान तो पीटर इंग्लैंड, या फिर तुम एडिडास या फिर नाइकी का जा रहे हो लेने, तो हर चीज का डिपार्टमेंट अलग है और उसे मैनेजर जो हैंडल करता है उसकी डिपार्टमेंट अलग है, स्टाफ की डिपार्टमेंट अलग है। और फिर से जो वो एक सिंगल में कन्वर्ट होकर आता है, जो प्रॉफिट जो मालिक होता है वो चेक करने के लिए, तो एक उसे जो कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन किस तरह हिसाब से हुआ, आप उसे मैनेज कैसे किए को वो प्रॉफिट तक लेकर आए। ये टीम वर्क ही आपको प्रॉफिट तक ले जाती है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है, और ये बोर्ड में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और खास करके स्कूल वाले भी आपको जरूर इसमें केस स्टडी पे इस पे ज्यादा ध्यान देना। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हो तो केस स्टडी आपको बिल्कुल से कर पाओगे। तो चलो हम 3 मेन टॉपिक होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, जो कि हमारे पास, जैसा कि हमने आपको बताया, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देख लो। इसको मैं बता दूं, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में भी डिफरेंस करने को आ जाता है। ऑथोरिटी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ये आप स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मैं स्टाफिंग चैप्टर भी लाऊंगा, चैप्टर 6, जो कि उसमें आपको बताऊंगा ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको पहला दिख रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि टॉप लेवल पे जो भी आते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी के सीईओ हो गए, फिर तुम्हारे स्कूल में जा रहे हो उसके चेयरमैन हुए, या फिर तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे जो फाउंडेशन यानी वो जितने भी टॉप लेवल जो डिसीजन लेते हैं वो तुम्हारे टॉप लेवल में आते हैं। और उसके बाद से आप देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, फिर जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर आ जाते हैं आपके पास दिया हुआ है चीफ फाइनल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। फिर जैसे कि सीईओ, सीएफओ, ये सारे के सारे आ जाते हैं। फिर हम बात करें मिडिल लेवल की, तो जैसे हो गया तुम्हारे पास परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, यानी फॉर एग्जांपल वो एडवाइस दिए, वहां से फिर सेल हुआ तो जो परचेज करेगा वो मिडिल लेवल का हो गया, सेल्स मैनेजर और एग्जीक्यूटिव। हम इसकी सारे फंक्शन को भी बताएंगे कि ये कौन किस प्रकार से ये अपनी अपनी डिसीजन लेते हैं और कैसे इनको फॉलो करनी रहती है, वो सारे हम आपको बताने वाले हैं। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं ताकि आप विजुअलाइज करो कि मुझे पढ़ना क्या है और समझना क्या है। फिर हम लोअर लेवल की बात करें तो इसमें सुपरवाइजर आता है, फिर सुप्रीडेंट आता है, और फोरमैन और सेक्शन ऑफिसर और क्लर्क और सब डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव, यानी जितने भी लेबर के टाइप के जितने भी, जैसे मान लो हमारे से जो भी सर्विस सेक्टर में है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो यानी यहाँ पर लोअर लेवल का समझ लो कि ग्रुप डी में जितने भी काम करने आते हैं, यानी जितने भी लेबर आ जाते हैं वो ग्रुप डी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही समझ लो लोअर लेवल यानी ग्रुप डी। और उसके बाद से चलो हमने बताया ये आपको, और इसका हम पूरा आपको फंक्शन बता दें ये कौन कौन से काम करते हैं। फिर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, आप इसको कौन कौन से कंसिस्ट बताया, कौन कौन से इसमें आते हैं। तो जैसे सीईओ, सीएफओ, जितने भी टॉप लेवल के जो भी डिसीजन लेते हैं वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही लेता है, यानी एक सीईओ, सीएफओ या मैनेजर
तो आपका मिडिल लेवल में आ जाता है। तो फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टीम की कार्य क्या होती है, तो डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस, यानी वो किसी चीज को ऑब्जेक्टिव यानी पहले अचीवमेंट यानी प्लानिंग बनाते हैं, उस हिसाब से कैसे गोल करना है। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर formulate the main objective of the organization, they form long term as well as short term objective, यानी वो पहले गोल बनाता है कि हमें किस तरह से उस गोल को कवर करना है। तो जो कि उसका काम होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, कि ऑब्जेक्टिव बनाना, कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से कवर हो। फिर उसके बाद से फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसी, ये क्या करते हैं कि प्लान एंड पॉलिसी अगर वो ना बनाए तो बाकी जो नीचे के बंदे होंगे वो कैसे उसे फॉलो करेंगे। तो फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसी की बात बताएं तो द टॉप लेवल मैनेजर आल्सो फ्रेम द प्लान एंड पॉलिसी टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद से हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल, यानी वो एडवाइस देते हैं, एक्टिविटीज को फॉलो करने के लिए देते हैं मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। बेसिकली वो मिडिल लेवल को देते हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट असाइन जॉब ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट मिडिल लेवल। फिर असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज सच एज फिनांस, फिक्स्ड एसेट, ईटीसी, इनका यही काम होता है कि कैसे उस बिजनेस को रन करना है, यानी कितनी उसको ग्रोथ देनी है उसमें, यानी उनको रिसोर्सेस देना पड़ेगा, और फिनांस कितनी उनकी इनकम उसमें लगानी पड़ेगी। फिर एसेट्स, जो कि एक बिजनेस हाईली ग्रो करे और एक सक्सेसफुल निकल कर आए, और रेस्पॉन्सिबल भी रहते हैं उनके लिए कि सर्वाइवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। फिर टॉप लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे मान लो केवल एक कंपनी को रन करना ही नहीं होता है, बल्कि उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे भी ध्यान में देना रहता है कि एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, कि ताकि सोसाइटी को भी, जैसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हम कितना उसे दान दे रहे हैं या फिर उसकी कितनी हेल्प कर रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद से ये आप पढ़ लेना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू ओवरऑल एक्टिविटीज, ये पूरी समराइज करते हैं और उस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को फॉलो करने के लिए कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये हर चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो मिडिल लेवल करे, वो चाहे सुपरवाइजरी लेवल करे। बात यहां तक तुम समझ लो, जो भी बंदा डिसीजन ले रहा है वो टॉप लेवल पे आ जाता है, और जो बंदा उसे कार्य को फॉलो करने जाता है वह तो वो मिडिल लेवल होगा या फिर लोअर लेवल का होगा। तुम इस बात को ध्यान में रखो। चलो हम अपनी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो सेकेंड हमारे पास है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हम कवर करते हैं। तो दी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट, इसमें कौन कौन से आते हैं डिपार्टमेंट हेल्थ के, तो सच एज परचेज डिपार्टमेंट, हेड और सेल्स डिपार्टमेंट, जे फिनांस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्लांट सुपरिटेंडेंट, etc. people of the group are responsible for executing the plan and policy made by the top level, जो भी टॉप लेवल के द्वारा एडवाइस दी जाती है या फिर जो भी गाइडेंस उनकी तरफ से मिलती है उसे अनिवार्य रहता है कि मिडिल लेवल में आप मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अदरवाइज क्या होगा कि इस ग्रोथ को रुक जाएगी, या फिर जो भी बिजनेस जो भी बढ़ रहा है वो ग्रोथ आपका लोअर यानी एवरेज में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है, यानी बार बार मैं कह रहा हूं डिसीजन पे आप ध्यान देना, अगर केस स्टडी में आ गया तो आप डिसीजन पे देखना। फिर दे एक्ट एज ए लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये काम कर क्या करते हैं, ये लिंकिंग यानी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी देखते हैं और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो भी उन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से एडवाइज आता है वो लेवल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को या कहते हैं कि आप इस बात को फॉलो करो। फिर ये रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वो रेस्पॉन्सिबल करें, जो भी आप आंसरेबल, यानी हम ये भी ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी में हम देखेंगे कि ये आंसरेबिलिटी क्या होती है और इसकी रिक्रूटमेंट क्या होती है। तो फिर चलो हम फंक्शन इसकी जान लें। तो फंक्शन में जैसे हमने आपको बताया कि interpretation of policy framed by top management to lower level and middle level of management act as linking pin between the top level and lower level of management। ये आपको अगर तुम डिफिनेशन याद कर लिए तो इसकी फंक्शन आराम से लिख सकते हो। They only explain the main plan and policy framed by top level management to lower level। ये सभी बात सभी आंसरेबल नहीं होते हैं, बल्कि ये एडवाइस देते हैं लोअर लेवल को कि आप लोअर लेवल और मिडिल लेवल एडवाइज आ जाए तो समझ लो कि मिडिल लेवल और आंसरेबल भी आ जाए तो भी
आप पॉइंट करना कि एडवाइज और आंसरेबल, यानी आंसरेबल दे रहा है, किसको दे रहा है, वो टॉप लेवल को दे रहा है, तो वहां पे आपको क्या आ जाएगा कि मिडिल लेवल केस स्टडी में अगर वो एडवाइस न दे के बल्कि उसे फॉलो करने के लिए कह रहा है, तो समझ लो वो लेवल को फॉलो करने के लिए कह रहा है, तो ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। देखो गाइस, इतनी अच्छी से मैं आपको समझा रहा हूं तो आप गलत करके मत आना। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉर्चुनिटी टू द रिक्वायर्ड एनालिसिस। ये क्या करते हैं कि जो भी पॉलिसीज फ्रेम हुई रहती है वो फॉलो करने के लिए कहते हैं। आप डिफिनेशन याद कर लेना, आपको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया। बस आपको देखना है एडवाइस और फॉलो, फिर मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, और कैसे उनको काम कराना है मोटिवेट करके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, ये हम देखेंगे। और कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, और आपको इसमें देखनी है कि आप कोऑपरेट कितना कर रहे हो। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सारा खेल टॉप और लोअर लेवल का है, इसमें मिडिल लेवल में का, यानी एडवाइज और फॉलो। फिर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये सारी चीज को मैंने बताया कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं केवल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। फिर हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल, जिसको हम अभी तक लोअर लेवल कहते आए हैं, वो सुपरवाइजरी भी कह सकते हैं या फिर ऑपरेशनल लेवल भी आप कह सकते हैं इसको। मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा लिंक में, आप जाकर इसे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इसे पढ़ भी लेना। और मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे भी अपना बनाऊं, उस पर पीडीएफ आप सेपरेट देख लेना जाकर, लेकिन मैं फिलहाल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। फिर सुपरवाइजरी लेवल में आपको मिल जाता है दी लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव क्लर्क, ईटीसी। यानी ये जितने भी आपको बताया मैंने कि सर्विस डिपार्टमेंट में जितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं, यानी ग्रुप ए, बी, सी, डी, तो यानी जितने भी डी में जितने भी कैटेगरी के आते हैं, यानी लेबर कैटेगरी के, जिन्हें फॉलो कराया जाता है कि आप ये काम करो, जैसे कि आप देख पा रहे हो सुपर डिपार्टमेंट, फोरमैन और क्लर्क, ये सारे की सुपरवाइजरी लेवल यानी लेबर सिंपली समझो। और ये किसको किसको आंसरेबल होते हैं, ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को आंसरेबल होते हैं, टॉप लेवल को तो ये आंसरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि एक चेन रहता है इनके बीच में, जो अभी मैं इसके अगले चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे चैन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि चैन कैसे फॉलो किया जाता है। वो कि डायरेक्ट ये नहीं कि आप लेबर हो तो आप डायरेक्ट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करोगे, पहले आपकी बात को ट्रांसफर की जाती है कि वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास जाएगा, फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ट्रांसफर करता है आपकी बात को टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और इन केस अगर आपके पास कोई हाइपोथेटिकली सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, तो उस समय आप डायरेक्ट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बात कर सकते हो। चलो मैं इस चैप्टर 2 में बताऊंगा आपको, फिलहाल अब इसकी फंक्शन ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर ले तो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, द सुपरवाइजर लेवल मैनेजर आर डायरेक्टली लिंक्ड द सबऑर्डिनेट्स, सो दे आर राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। आप ग्रीवेंस की मीनिंग समझ लेना, और यहाँ पे जो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, तो ये लिंक चैन बिटवीन करता है, यानी ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट्स कितना रहता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ताकि वो कोई भी बात को दे, एडवाइस दे, तो वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कितनी अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में है, सबऑर्डिनेट और के बीच में। दे पास द प्रॉब्लम टू द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये डायरेक्टली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अपनी प्रॉब्लम को नहीं दे बता सकते, इन्हें पहला ही सीक्वेंस होता है कि वो पहले मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इनकी प्रॉब्लम को ले जाएगा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जैसा कि हमने आपको सारी डिफाइन किया, आप यहां से समराइज ही पहले लिख लेना, और पूरा अगर पढ़ चुके हो तो इस वीडियो को पॉज करके और इसे पूरा विजुअलाइज करना कि मुझे कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई और कितना मुझे याद हुआ। तो पहला टॉप लेवल में डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी सेट अप द गोल, फिर फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेस। फिर ये आप देख लेना वीडियो पॉज करके, मैं वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, यानी यहाँ पे इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, यानी को रिलेशन बनाना पड़ता है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर वो बंदा होता है जो अपनी बात को ट्रांसफर करे और फॉलो करने के लिए करे, सबऑर्डिनेट यानी सबऑर्डिनेट सुपीरियर को अपनी बात को बताता है, यानी जो भी बंदा काम करता है। फिर लुकिंग फॉर सेफ्टी वर्कर्स, ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इनकी सेफ्टी की भी ध्यान में रखते हैं। फिर
उसके बाद से आ जाता है दे ट्राई टू मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट, यानी जो भी इनके हित में होता है, इतना समझ लो जो भी इनके हित में होता है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इनका पूरा पूरा केयर करते हैं, ना कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और यहाँ पे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट तुम बहुत अच्छे से समझना, और मैंने आपको समझाया भी कि उसमें कैसे आपको, मैं बार बार कह रहा हूं आपको एडवाइज और फॉलो, और उसके बाद से उनके पास आंसरेबिलिटी की जहां बात आए तो आप डायरेक्ट लिखना कि हाँ ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही है। फिर उसके बाद से आ जाता है कि चलो ये सारे हमने देख लिया, अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप लाइन बाय लाइन, इसीलिए मैंने पीडीएफ बना के आपको बता रहा है कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो अगर मेरी बातें आपको समझ में ना आए तो। फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये यार तुम कंठस्थ, यानी मैं तुमको बार बार कह रहा हूं, ये तुम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर समझ लिए तो इस बुक की मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे लिए 10% का के लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। तुम इसे अगर समझ गए तो यही सारा चैप्टर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन्हीं 12 चैप्टर बनाया गया और आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपने चैप्टर को, पूरी बुक को समझ लिया। चलो शुरू करते हैं। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, यानी और इसकी कोई भी पहले एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा अगर बिजनेस को रन कराना है तो, यानी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है पहले, उसके बाद प्लानिंग सोचेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वही प्लानिंग की डिफिनेशन हो जाती है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज ने आपने प्लान बनाया, अगर उसको आपने सेटअप कर दिया तो आप देखो आप जीरो से कितने लेवल तक पहुंच जाओगे, ये आपको प्लानिंग ही डिसाइड करती है। फिर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो आफ्टर सेटिंग अप ऑफ प्लान नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी अगर आपने प्लान बना लिया तो आपको क्या जरूरत पड़ती है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी कि या रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, आखिर कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है उसके बाद से आपको हर चीज मटेरियल जब ऑर्गेनाइज आप असेंबल करोगे तभी तो एक फाइनल आउटपुट निकलेगा। फिर उसके बाद से आप असेंबल रिसोर्सेस कर लिए तो फिर आपके पास से स्टॉफिंग, यानी उसे काम कौन करेगा तो उसके लिए आपको स्टॉफिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी रिक्रूटमेंट पीपल की जरूरत पड़ेगी जो उस बंदे को काम कर सके, तो वही हम स्टॉफिंग कहते हैं। तो स्टॉफिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू दी, यहाँ पे आप डिफाइन याद कर लो, इट रिफर्स टू रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज, असाइनिंग द ड्यूटी, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंस ऑफ एम्प्लॉइज, यानी स्टाफिंग में ये सारी चीज उनके हित में सारे काम करनी होते हैं। रिक्रूटमेंट यानी उनकी जो भी कॉम्पिटिटिव, जैसे पी रिकॉग्नाइजेशन आपने देखा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पी रिकॉग्नाइजेशन और कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करनी रहती है, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी ध्यान रखना रहता है, और उन्हें गाइड करने के लिए अच्छे से इंस्ट्रक्शन भी देना रहता है जो कि हम डायरेक्टिंग में बात करेंगे, और इनको कंट्रोलिंग भी करना रहता है स्टॉफिंग की। तभी आपकी एक जो आपने असेंबल रिसोर्सेस की प्लानिंग बनाया, असेंबल रिसोर्सेस किया, फिर आपने स्टाफिंग किया, तो स्टाफिंग इस पीपल को कौन इंस्ट्रक्शन दे और इनको कंट्रोल करेगा, तभी आपका एक बिजनेस जो सेटअप है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो चलो इसके बाद से हम इसके, अगर आप ज्यादा इनको खुश करना चाहते हो तो आप इनके लिए प्रमोशन दो, इंक्रीमेंट दो, पीपीएफ दो, ज्यादा बढ़ोतरी करो सैलरी में। जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ लेना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा ध्यान दो तो स्टॉपिंग तुम्हारा क्लियर है। फिर उसके बाद से डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। यह बात तो सही है यार, अगर तुम एम्प्लॉयज हो, जॉब के लिए गए, तुम्हें जॉब भी मिल गया, अगर तुम काम नहीं करो तो वो तो तुम्हें मार के भगा देंगे, यार ये कुछ काम नहीं कर रहा है, उन्हें काम चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग वो इंस्ट्रक्शन देगा जो कि अगर बंदा ज्वाइनिंग कर चुका है तो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग द इंस्ट्रक्शन और डिसीजन टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, communicating with them, manager act as leaders and guide them to right directions. So directing function includes supervising, motivating, communicating and leadership. ये चीजें सारी फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर कंट्रोलिंग की बात करें तो
इन सारी चीजों को कोई एक बंदा हैंडल करे तभी एक फंक्शन अच्छे से ग्रो हो पाएगी। तो कंट्रोलिंग की बात करें तो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। ये आप लिखना मत भूलना कभी भी कंट्रोलिंग आए तो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस, या in this manager try to match the actual performance with the planned performance। यानी उसने प्लान किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग यानी असेंबलिंग रिसोर्सेस किया, फिर स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, तो जाहिर सी बात है कि वो सारे प्लान बनाया एक्चुअल परफॉर्मेंस तो मैच करेगा ना यार प्लान परफॉर्मेंस से। तो ये यहाँ पे कंट्रोलिंग में जब भी आया तो यहाँ पे ध्यान देना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच्ड विद द प्लान परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज नो match between both of them, manager try to find out the reason of deviation and suggestion। deviation यानी क्या गलती हुई और क्या उसे सुधार करना है। if deviation refers that if the अगर कोई उसमें गलती हुई तो उसे सुधार कैसे किया जाए, और सुधार करना है तो कैसे किया जाए। फिर कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान। मैं यहाँ पे गाइस आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाता है। अभी जो कि क्लासेस नहीं चल रही हैं तब तक आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। और फिर यहाँ पे बात आती है फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। टॉप लेवल कंसंट्रेट ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, एंड मिडिल लेवल कीप देयर फोकस ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो यार फोकस ये आप पढ़ो। और मैंने यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फिर मैं रिपीट करता हूँ, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप प्लानिंग जानना, प्लानिंग के बाद अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हो, पहले आपको नीड पड़ेगी कि प्लान करो, फिर आपको नीड पड़ेगी कि असेंबल रिसोर्सेस यानी ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद से आपको नीड पड़ेगी कि पीपल, उसे काम कौन करेगा तो स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी कि इंस्ट्रक्शन कैसे दें कि वो हमारे काम को बेहतर तरीके से कर सके। जब डायरेक्टिंग की कवर हो जाता है तो आपको नीड पड़ती है कि कंट्रोलिंग, आपको कंट्रोलिंग कैसे आपने किया कि वो आप अपने प्लान को मैच करोगे कि क्या मैंने अपने प्लान को अचीव किया, अगर नहीं किया तो कैसे अचीव करना है। आप डेविएशन फाइंड करना कि मैंने क्या गलती किया, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। डेविएशन सेज दैट कि क्या गलती है और क्या सुधार करना है। और फिर फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल्स की यहाँ पे देखो बात किया है। लोअर लेवल फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों चीजें ध्यान में रख लेना कि लोअर लेवल फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे गिव डायरेक्शन टू वर्कर्स। फिर यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस चार्ट को आप तुम बहुत अच्छे से समझ लेना। टॉप लेवल क्या काम करते हैं कि प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अगर तुम इन चीजों को भी देख लिए तो तुम्हारा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल भी यहाँ से भी कवर हो सकता है। यानी मैंने आपको बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यानी इनका काम ही होता है केवल प्लान बनाना और हर चीज की देखभाल करना। फिर यहाँ पे स्टाफिंग की काम होती है मिडिल लेवल की, वो कैसे लेबर को हायर करता है, और मिडिल लेवल का ही काम रहता है कि वो कैसे डायरेक्शन दे लोअर लेवल को कोई काम करे। यहाँ पे टॉप लेवल डायरेक्शन नहीं देता है, डायरेक्टिंग नहीं करता है और या कंट्रोलिंग नहीं करता है। तो आप यहाँ से आपको वो भी क्लियर हो जाता है कि टॉप लेवल से यानी टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात की हमने। फिर ये चीज हो गया। फिर कोऑर्डिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कोऑर्डिनेशन की डिफिनीशन, आपने अगर नहीं पढ़ा या नहीं सुना, वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप उसको देखना। मैं फिर से यहाँ पे लेकिन एक बार फिर से मैं डिफाइन कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू सिंक्रोनाइजिंग, हार्मोनाइजिंग, ब्रिंगिंग टुगेदर, इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन एंड ईच डिपार्टमेंट ग्रुप यानी असेंबल करना। कोऑर्डिनेशन की बात ही होती है असेंबल करना। फिर यहाँ पे देखो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हर वही चीज है मैंने जो आपको डिफाइन किया कोऑर्डिनेशन की कि आप असेंबल कैसे कर सकते हो। और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ लेना, एसेंस ऑफ जरूरत क्यों पड़ती है। तो फिर कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी, मैंने आपको बताया यूनिटी, इंटीग्रेशन, ए डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। Coordination is needed to perform all the function of management. The process of coordination begins at planning stage when top management plans for whole organization. फिर उसके बाद से आता है based on plans then organizational structure is developed. Staff is required, selected, trained as
पर्सन ऑफ प्लान, यानी आप कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड परफॉर्म एट ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप इसको पढ़ लेना, फिर जब आप इसको रिवाइज करोगे तो ये ऑटोमेटिक तुमको याद हो जाएगी। फिर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, यानी कोऑर्डिनेशन हर, यानी आप प्लानिंग कर रहे हो जब ये आपको आए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, आप इस फ्लो डायग्राम को बनाना मत भूलना, यानी टीचर इसको देखकर ही आपको नंबर दे देगा। यानी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, यानी प्लानिंग में भी इसकी जरूरत पड़ती है, स्टॉपिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी और कंट्रोलिंग में भी जरूरत पड़ती है। फिर कोऑर्डिनेशन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये कोऑर्डिनेशन की जैसे कि आपको जानते हो कि फंक्शन में बता रहा हूं, अगर आपने डिफिनेशन याद कर लिया तो फंक्शन आराम से लिख सकते हो। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद से चलो ये यहाँ पे दिया है पुअर रिपोर्ट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड स्टोर एंड रिसेप्शन, ये आप यहाँ पे पढ़ लेना पॉज करके वीडियो। फिर नेचर फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यार गाइस, फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन ये बहुत बार स्कूल वाले पूछते हैं और मैंने भी दिया एग्जाम, उसमें भी मेरे टाइम में भी आया, तो मैं बोलता हूँ कि फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर आपका टेस्ट वाइज हो रहा है तो ये तो छोड़ेंगे नहीं फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन को, तो जरूर। जैसा कि अगर आपने डिफिनेशन याद किया तो क्या बोलता है कि यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड एफर्ट्स जो भी आपका होता है वो सारा के सारा कोऑर्डिनेशन ही देता है। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। तो और इसको मैं थोड़ा इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स को बता देता हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स, देयर इज नीड टू, यानी जैसे तुम अगर कोई भी काम करो, मैनेजमेंट एक बंदा इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उसे हर डिपार्टमेंट से पीपल चाहिए होते हैं वर्क करने के लिए। जैसे आप दिया कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग, there is no need of coordination when only single individual is working. The need for orderliness integration arises only when more individual are working at different individual come from different background, यानी वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं और वो अपने काम को इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स दिखाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट की देख लो, तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, यानी एक लेबर डिपार्टमेंट हो गया, फिर उसके ऊपर आ जाता है आपके पास जो थोड़ी स्किल्ड वाले होते हैं जो उसको काम करने के लिए बताते हैं, यानी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को देखते रहते हैं। उनकी ग्रुप एफर्ट से आप एक बिजनेस को रन कर पाते हो और ग्रोथ दे पाते हो। यूनिटी एफर्ट्स में भी वही बात की है, यूनिटी एफर्ट्स of different individual because conflicting efforts may causes, यानी हाँ यार झगड़ा की तो बात, झगड़ा तो हर डिपार्टमेंट में होती है, तो झगड़े की भी बहुत ध्यान देना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसमें कौन सी डैमेज हुआ या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन, इस टॉप लेवल पे भी ध्यान देता है। लेकिन इंश्योर कोऑर्डिनेशन, इसको हैंडल कैसे करना है, ये कोऑर्डिनेशन की नीति है। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया कि ये कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट परवेसिव होता है ऑल फंक्शन, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। फिर चलो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबल फॉर ऑल मैनेजर, और कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन का मतलब एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड चॉसो, यानी झगड़े यानी कंफ्यूजन जो भी होता है वो डेलिबरेट करने को चाहते हैं। जो भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो भी एक बंदा है, वो एक मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोऑपरेशन कितनी एफर्ट्स है, यानी यूनिटी ऑफ एफर्ट्स कितना दे पा रहे हैं। और फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आप पढ़ लेना जितना मैंने बताया। इंटीग्रेट, अगर डिफिनीशन आपको याद है तो इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन और एफर्ट्स और कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, और डेलिबरेट फंक्शन यानी कोऑपरेशन, चेसो एंड कंफ्यूजन उनके जो भी आ जाता है उनके बीच में ना हो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमें जरूरत क्यों पड़ती है कोऑर्डिनेशन। अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए तुम्हें तो कोऑर्डिनेशन जरूरत पड़ेगी। आपको प्लानिंग, स्टॉपिंग कौन देखेगा, डायरेक्टिंग कौन देखेगा, कंट्रोलिंग कौन देखेगा, हर चीज को असेंबल कौन करेगा। आखिर एक बंदा कोऑर्डिनेट करेगा तभी तो वो सारी चीजें रन हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में ही कोई है, अगर उसे आपको गाइड नहीं कर रहा है तो आप उसे कोऑर्डिनेट कैसे कर पाओगे। बात यहाँ पे वही आती है। तो पहला है यहाँ पे साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग, ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इनकी हर एक साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की हर एक उनकी नीड होती है, एक अचीवमेंट होती है, और इसे कैसे पाना है उनकी भी एक नीड होती है। अगर कोई भी चेंजेस आए तो आप उसे गोल की तरफ तो आप उसे चेंज करो, तुरंत यूनिटी ऑफ एफर्ट्स लाओ और उसे अचीव करने की
तुरंत बात करूं। फिर आता है फंक्शनल डिफरेंशियल, यानी द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, या राइट यार फंक्शनल डिपार्टमेंट, यानी हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग भाग में यानी डिविजनल में बांटा गया है। सेक्शन डिवीजन एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस, सो इट्स ऑब्जेक्टिव बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी इसको आप आजादी दो, यानी इंटरलिंक करो, इंटरडिपेंडेंट यानी उन्हें काम करने की पूरी सहमति दो, वो कैसे काम कर रहे हैं। फिर फंक्शनल डिवाइस साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, फंक्शनल डिफरेंशियल यानी हर डिपार्टमेंट को बांटो और उसके बाद से उनकी कोऑर्डिनेशन यानी इंटरडिपेंडेंट की आजादी दो, और स्पेशलाइजेशन हर फील्ड में जो स्पेशलाइजेशन बनता है उसे काम करने पर रखो। इन अ लार्ज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर ओनली द क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। स्पेशलाइज्ड बंदा कभी भी आपके हित में ही, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोचेगा कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक राइट पाथ पे जाए, यानी इसकी ग्रोथ कैसे हो, ये एक स्पेशलाइज्ड बंदा ही सोचेगा। तो आपको इसलिए जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की, नीड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, और उसके बाद से स्पेशलाइजेशन बंदा आपको रखना ही होगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशलाइजेशन आपको रहना चाहिए। और इसकी डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, जो कि अभी तक ना स्कूल वाले पूछे ना बोर्ड वाला है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे दे दिया, पढ़ना चाहते हो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, अगर बिजनेस आपको करना है तो फिर आप समझ लो कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजर, हर चीज को सम्मिलित करने के लिए कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और कोऑपरेशन जैसे चाहो कंफ्यूजन ना हो, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इसे कोऑपरेशन बोलते हैं। फिर नेचर जान लो, डेलिबरेट एक्शन ऑफ मैनेजर, और ये इट इज अ वॉलंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज। और इंटरडिपेंडेंस, कोऑर्डिनेशन इज द इंटरडिपेंडेंट अपॉन कोऑपरेशन एज इट इनकम्प्लीट विदाउट इट। फिर रिलेशन की बात करो तो इसको माप पढ़ लेना, यहाँ पे दिया वैसे ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ इसको। फिर कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपने इसको बुक नहीं खरीदा तो हमारी इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे पढ़ लेना। सो थैंक यू।